अरशद मलिक साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब एयर स्टाफ, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद साहब, जो माजी के कुछ वाक़यात हैं, अभी जिक्र हुआ कि ईरान के अंदर भी हमने स्ट्राइक की, वहाँ BLA की हाइड्रोट्स थी। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये काम किया जहाँ TTP की हाइड्रोट्स थी, वहाँ पे भी ये लोग जाके छुपते थे। अब ये सरहद पार से जो दहशत गर्दी है, इसका एक हल आपको ढूंढना है। आज एक चाइना के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पर ये जो CPEC वाला प्रोजेक्ट है, इसको पाकिस्तान के रास्ते, चाइना से पाकिस्तान के रास्ते काबुल तक ले जाने की बात की गई। अच्छी बात है, एक हमसाया मुल्क से हमारी तलखी चल रही है, शायद मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन वहाँ पर जो हाइडआउट्स हैं, उनके हल के लिए क्या चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है, या आपको मिलिटरीली काइनेटिक कोई ऑपरेशंस करने हैं जिसके ज़रिए उसको एलिमिनेट करेंगे? क्या तरीकाकार होगा? Thank you very much, Salim bhai, for having me on your program. मेरे ख्याल में इसको करने से पहले आज के जो वाक़े की जितनी आप मजम्मत कर सकते हैं इस बुज़दिलाना शफ़ाफ़ वाक़े की, वो कम है। लेकिन नदीम भाई, एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, वो पैटर्न आज से नहीं कई अरसे से चल रहा है। और उस पैटर्न को अगर आप देखें तो ये एक मोदी की एक स्टेटेड पॉलिसी है। जब वो कहते हैं कि मैंने ईस्ट पाकिस्तान में, आप बांग्लादेश में, जो मैंने मुफ्ती बानी को ट्रेन किया, फिर उनके जो स्पाई मास्टर हैं, फिर उनके जो जे कृष्णर हैं, शंकर हैं, उन सारों की स्टेटेड पॉलिसी। मेरे ख्याल में आपने जैसे बात की कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मैनूवर्स हमें करने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले हमें सबसे पहले अपने नॉन काइनेटिक मैनूवर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें हर सूरत में हाइपोथेसिस हमें बनाने पड़ेंगे। हमें मोस्ट लाइकली, मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट लाइकली जो थ्रेट है जो इंडिया की तरफ से होगा, वो हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो स्टेज है, इसके ऊपर बजाय इसके कि हम स्ट्रेट वे काइनेटिक मैनूवर पे जाएं या हम आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय करें, उनकी तो तैयारी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। आपको हर तरह की एक्सपर्टीज करना पड़ेगा। सो लॉन्ग जो आपके, जो मैं मानता हूं कि यूनाइटेड नेशंस और जो OIC के फोरम्स हैं, वो अभी उतने मौसर नहीं है। लेकिन नदीम भाई, आप उनको छोड़ नहीं सकते। आपने एक नक्शा बनाना है, आपने दुनिया के एक कैनवस के ऊपर एक पिक्चर पोर्ट्रे करके देनी है कि देखें, ये वो हमारा मशरकी हमसाया है जिसने पहले से लेके आज तक एक पैटर्न के तहत सफाकियत और बर्बरियत का मुजाहरा किया। और ये वो मुल्क है जिसके अंदर अपने मुल्क में इंसानों की जिंदगी तबाहकुन होती रही है। नदीम भाई, आप भूल गए कि इन्होंने अपने ईसाइयों के चर्चों को जलाया। अपनी हिंदुस्तान की जो नई दिल्ली है, उसके अंदर लोगों को रेप किया जाता रहा। जो इन्हीं के अपने मुसलमान शहरी हैं, उनकी जायदादों को, इबादतगाहों को निशाना बनाता जाए। और जो उनका लीडर है, जो फाशिस्ट का लीडर, इस सोच का, हिंदुत्व सोच का बानी है और उसको जो लेके चल रहा है, हाथों पर गुजरात में जो खून इंसानियत का रंगा हुआ है, उसको आप कैसे, तो इस सारी चीज को उजागर करने के लिए सबसे पहले आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चलना पड़ेगा। आपको डिप्लोमेटिक तौर पे जाके चाइना, USA, UK, फ्रांस और इवन ब्रदर इस्लामी मुल्क कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, जो इसको इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं, जो इसको दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, वो अपना नैरेटिव जितना हम मजबूती से और जितनी ताकतवर तरीके से लेके जाएंगे, उतना नैरेटिव हमारा मजबूत होगा। बिल्कुल सही। अरशद मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे खुर्रम साहब, ये CPEC वाली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खुशदार की तो तकलीफ दह खबर है ये, लेकिन जब भी सोचेंगे कि अफ़गानिस्तान से कैसे डील करना है, TTP वहाँ बैठी हुई है या BLA के लोग आते हैं पाकिस्तान में हमला करके चले जाते हैं, तो आपको अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आज चीन में डार साहब के साथ उन दोनों को बैठे देखकर जहाँ CPEC की बात हुई, वहाँ मुझे लगा कि चीन कैन प्ले दैट रोल। जी, लेकिन ये बहुत अरसे से ये गुफ्तगू जारी है कि जी चाइना जो है एक रीजनल सपोर्ट के तौर पे काम करे और इस पर कोई पेशरफ्त हो। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, उसकी तरफ से वो संजीदगी हमें नहीं नज़र आई। अगरचे अभी कुछ अर्सा पहले फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब तशरीफ़ ले गए थे, उन्होंने रिपोर्ट यही किया कि पहले से ज़्यादा एक संजीदगी नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि वो हो जाए। लेकिन जब तक पाकिस्तान का ये बुनियादी मसला हल नहीं होता, अब वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है ना, कि ये क्या वो डंडे के आगे गाजर, तो गाजर से करना है कि डंडे से करना है।
तो हमारी कोशिश तो पहले यही होनी चाहिए कि अगर चीन जो है वो हमसे बेहतर गाजर देने के लिए तैयार है, ऑफर करने के लिए कैरेट तैयार है, और उसके ज़रिए अफगानिस्तान की हुकूमत जो अभी तक इनकारी है कि वो कहते हैं कि ये नहीं है कि जी वो करवा रहे हैं, वो कहते हैं जी हम वो हमारी ज़मीन पे मौजूद है लेकिन हमारा उन पे कंट्रोल नहीं, वो उनको रोकने पे आमादा नहीं है ना, रोकने पर बुनियादी आमादा इशू नहीं। तो अगर तो वो ऐसी चाइना उनको ऐसी कैरेट ऑफर करता है जिसके ज़रिए वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक मकसद है, तो ये तो बहुत इससे ज़्यादा बेहतर आउटकम हो नहीं सकता कि हम एक अमन पसंद तरीके से और एक इकोनॉमिक तरीके से अपने जो स्ट्रेटेजिक मकासद हैं वो हासिल कर लें। अफगानिस्तान भी जो है पुरअमन हो जाएगा और पाकिस्तान भी पुरअमन। 40-50 साल हमने अफगानों की बड़ी खिदमत की है, 30-40 लाख अफगान हमने यहाँ रखा है। 2 जो उनकी जंगें थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी अफ़गानिस्तान की, और उसके बाद ये अब अमेरिका वाले इशू पे भी, उसमें भी ये तालिबान भाई आधा वक्त हमारे इलाकों में घूमते रहे। अब उनके साथ बिगाड़ हमारा बनता नहीं है, लेकिन यहाँ शायद चाइना का सेंट्रल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, वहाँ उन्हें रेयर अर्थ चाहिए चाइना को, वो उसके लिए जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो अफगानियों के बहुत सारे मसले हल होते हैं उससे। तो चाइना कैन इन्फ्लुएंस देम इफेक्टिवली। तो देखिए ना, ये बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ताल्लुक है इस वक्त तो वो दोस्ताना नहीं है। मैं इसका इतराफ़ करता तल्खी है, ठीक है, एक तल्ख हकीकत है, ठीक है, लेकिन वो बहरहाल जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हमारा मामला है कि हमसाए हैं, अब हमसायों को आप कहीं फेंक तो नहीं सकते ना, वो तो मौजूद है वहाँ आपकी सरहदों में। तो लिहाजा उनसे बात करके, और इसीलिए गालिबन सबसे बेहतरीन तरीका उनको समझाने का उनका मुआशी मफाद ही है। उनको ये समझाया जाए कि ये जो अगर आप हिंदुस्तान से कोई मुआशी मफाद लेकर इन लोगों को आपने वहाँ बिठाया हुआ है, ये आपका मुआशी मफाद जो है ये आर्जी है और ये खुद आपके मुंह पर पड़ेगा एक दिन आकर। तो लिहाजा बेहतर यही है कि पाकिस्तान को उस हद तक पुश ना किया जाए कि जो ये खुशदार वाला वाकया हो गया आज, और भी इससे पहले भी आपको 3 दिन पहले बैक वक्त जो है DI खान में हमारे एक लेफ्टिनेंट को उन्होंने अगवा किया, फिर FC पे हमला किया। हाँ। तो बहुत सारे ये रोजाना वाकयात हो रहे हैं। बल्कि ये भी हुआ, आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि परसों उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान का एक नया नक्शा रिलीज किया है पूरी वेबसाइट्स के ऊपर, नई वेबसाइट्स TTP ने नहीं, ये BLA वाले, ठीक है जी, और वो ज़ाहिर है उनको वहाँ से फंडिंग है और वहाँ से सपोर्ट है। तो वो ये सारे इश्यूज जो हैं ये अफगानिस्तान को ये समझाने के लिए कि आपके साथ एक आर्जी तो शायद कोई मफाद हो सकता है इन लोगों को वहाँ बिठाने का, लेकिन मुस्तकिल मफाद जो है वो इसी में है कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर जिस तरह वो हमले कर रहे हैं उसका हल वो तलाश करें, वरना फिर ये हमारा ऑप्शन नहीं पीछे, और ये ऑप्शन जो है ये वक्तन वक्तन सामने आता है कि पाकिस्तान के पास फिर काइनेटिक ऑप्शंस हैं। एयर कमोडोर साहब, आप क्या, खालिद साहब आप क्या तजवीज़ करते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ? देखिए, अफ़गानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट यही है कि वो मुआशी बेनिफिट्स या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे ही ज़्यादातर चलता रहा, क्योंकि मोस्टली जो पूरा अफ़गानिस्तान है मोस्टली पॉपुलेशन अंडर प्रिविलेज्ड है, इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, कोई और रोज़गार है नहीं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है पिछले दिनों वॉर फाइटिंग के अलावा। जब सोवियत यूनियन वहाँ से गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो एक वैक्यूम डेवलप हुआ। उसके बाद कुछ अर्सा तालिबान की हुकूमत आई और हिंदुस्तान ने वैक्यूम कैसे फिल किया? हिंदुस्तान ने वहाँ उनके सो कॉल्ड डैम बनाए, हिंदुस्तान ने हॉस्पिटल्स बनाए, हिंदुस्तान ने सड़कें मोटरवे बनाने शुरू कर दिए, तो एक इकनॉमिक अपलिफ्ट किया। और पाकिस्तान क्योंकि स्ट्रगल ही कर रहा है काफ़ी सालों से अपनी इकनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, हम तो लोन पे खुद डिपेंडेंट होते हैं, तो हम वो वैक्यूम भर नहीं सके। हमने वो स्पेस छोड़ी, अनवांटेडली छोड़ी, ज़ाहिर है नॉट बाय चॉइस छोड़ी, तो वो हिंदुस्तान ने फिल इन कर ली जाके। ये गनी के ज़माने से देख लें आप, ये इंसेंटिव उधर ज़्यादा चले गए तो उनका रुझान उधर हो गया, और अशरफ गनी भी जाके जहाज़ हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर के उधर ही जाके बातें करते थे और इन्वेस्टमेंट होती गई। वो अब बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि हम क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है अभी फिलअप करने की, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते जो मटीरियलिस्टिकली नज़र आए। चाइना का स्टेक दोनों तरफ है, एक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और सॉवरेनिटी में भी है और उसको CPEC में भी इंसेंटिव है। तो ये पॉसिबली वो चाइना वो ना सिर्फ गैप फिल कर सकता है बट सरपास कर सकता है उनकी अफगानियों की एक्सपेक्टेशंस, और बड़ा स्टेक होल्डर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। चाइना बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, इकोनॉमिकली उनकी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकता है। तो ये हमारे बहुत फ़ायदे में है। अगर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको ट्रिगर किया है, ये थॉट प्रोसेस ये चाइनीज़ ने खुद इनिशिएटिव लिया है, ये बड़ा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, बिकॉज हमारे पास इस वक्त चॉइस कोई नहीं है, हम अपनी सस्टेनेबिलिटी में पड़े हुए हैं और ज़ाहिर है वैक्यूम तो वो है।
इंडिया बड़ा विलिंगली मोर देन एक्साइटिंगली आके फिल करता है, अक्रॉस हमारे से ऊपर से गुजर के या बाय समंदर जाके भी करता है। ईरान ने भी आपने नोट किया होगा बहुत कैपिटलाइज किया सिचुएशन को बाय अपलिफ्टिंग, उनका जो अपना अपना एरियाज जो उनको लगता था कनेक्ट करता था उसको बहुत अपलिफ्ट किया। हम अनफॉर्चुनेटली वैक्यूम देने पर मजबूर हुए बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी कह लें या पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, राइवलरी कह लें बिटवीन, इंटरनली हमारा बहुत ज़्यादा हो गया और फाइनेंशियली हमारी पोजीशन ही ऐसी कोई नहीं थी। एक कमर खालिद चिश्ती साहब आपका भी और खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँ।